नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बजट के अगले दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट से ज़्यादा रिकवरी के साथ 24,900 के ऊपर। लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने भरा जोश। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुधार। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। बजट बूस्टर के बाद भागा एल&टी शेयर करीब 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही एबीबी इंडिया और हिताची में बेचे मजबूती कायम। उधर आरजीपी शेयर विप्रो में खरीदारी कायम। रियल्टी और कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। दोनों इंडेक्स करीब 1% ऊपर। लोढ़ा और बीएसई वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं तेल, गैस और कैपिटल गुड्स में भी हल्की खरीदारी, लेकिन सरकारी बैंक, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और केमिकल शेयरों में दिख रहा है दबाव। अदानी ग्रुप शेयरों में चौतरफा खरीदारी। अदानी ग्रीन और अंबुजा सीमेंट्स 3 से 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। वहीं अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस में मजबूती कायम। और सीएनबीसी आवाज़ पर देश ने देखा और समझा बजट। आवाज़ के यूट्यूब चैनल की धूम। बजट भाषण के दौरान करीब 8 लाख दर्शक एक वक्त में लाइव जुड़े। देश के सभी बिजनेस और जनरल चैनल्स में नंबर 1। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का आभार। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और आशीष बहेती और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद अरुण कुमार मंत्री और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर बात करेंगे बंधन एएमसी के सीईओ इक्विटी मनीष कुंदवानी से, और नतीजों पर बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ देवदत्त चांद और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन से कुछ ही देर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा एक नज़र मार्केट पर डालते हैं। आज मार्केट देखिए क्या हो रहा है, इसमें समझ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको। रिकवरी की बात जैसी होती है मार्केट कोलैप्स होता है, और 24,940 से हम वापस एक ही टिक में वापस 100 पॉइंट नीचे आए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी करीब 174 पॉइंट नीचे आया एकदम से, और देखिए 200 पॉइंट नीचे हो गया बैंक निफ्टी। कोलैप्स आया बैंक निफ्टी में। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी भी लार्सन एंड ट्यूब्रो कोशिश कर रहा है। निफ्टी किसी भी वक्त रेड में आने वाला, बाय द वे। लार्सन एंड ट्यूब्रो कोशिश कर रहा है मार्केट को ग्रीन में रखने की। एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, पीवी, रिलायंस में थोड़ी सी बाइंग आ रही है इस समय। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोअर साइड पर श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, इन्फोसिस, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो वीक हैं। ट्रेंड आई थिंक ये शायद एक फ्रेश 52 वीक लो होगा इसका। जी हाँ, फ्रेश 52 वीक लो ट्रेंड पर। ये देखिए ट्रेंड, देखिए एक बार जरा। ये एक स्टॉक जहाँ पर काफ़ी वीकनेस है। एफएनओ स्टॉक्स में बहुत वॉलेटिलिटी है। प्रीमियर एनर्जीज, बीएसई, अदानी ग्रीन, जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डिक्सन जो ग्रीन साइड में है, और भारत डायनामिक्स, ऑयल इंडिया, हुडको, श्रीराम फाइनेंस, सेल, ये रेड साइड में। वीरू जी हाँ, तो ये था अब तक के बाजार का हाल। और अब एक काम करते हैं, बात करते हैं पैनल से। आशीष बहेती जी, अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर अरुण कुमार मंत्री और सौमिल मेहता जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सौमिल, आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या है दो इस वक्त के? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे अभी भी वीकनेस लग रही है मार्केट में, सो आई विल बी लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड्स। पहला स्टॉक होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और यहाँ पर ऑलरेडी एक वीकनेस है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। ऑन द डेली चार्ट्स एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है, फ्लैग पैटर्न हुआ है, और ये मुझे लगता है कि नीचे की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 555 पर, और टारगेट होगा 500 नीचे में। दूसरा स्टॉक होगा उनो मिंडा में भी वेरी सिमिलर 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न बना है, और मुझे लगता है ये नीचे की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस इज 1181 और टारगेट नीचे में होगा 1065। ओके, चलिए ये होगी सौमिल जी की ट्रेड्स। अरुण जी गुड मॉर्निंग। अरुण जी, आपके दो ट्रेड्स। अनुज जी गुड मॉर्निंग। अनुज जी, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा स्टेबल स्टॉक के साथ ही बाई साइड का ट्रेड रखेंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट 12,200 के आसपास है। 12,350 के आसपास चल रहा है, तो अल्ट्राटेक को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 12,220 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 12,540 तक के टारगेट अल्ट्राटेक सीमेंट में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन मुझे लग रहा है टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल एक मेजर सपोर्ट के आसपास है। तो 1950 1952 के आसपास चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस 1938 का लगा है।
ऊपर में 1972 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहला रहेगा हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो 200 डेमा से एक रिवर्सल दिखा रहा है, शार्प पुल बैक है, 10 और 20 क्रॉस हो गया है, खाली 50 डेमा बाकी है, बट ओवरऑल जिस हिसाब से पैटर्न्स प्लेस्ड है, यहाँ पे एक बाय कॉल बनता है। 440 का स्टॉप लॉस रहेगा और 456 के टारगेट्स रहेंगे। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा डिलीवरी। डिलीवरी भी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट है। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट इसने अपना इंट्राडे ऑलमोस्ट हाईज होल्ड किए थे, तो इसे बाय करें 438 का स्टॉप लॉस और 453 के टारगेट के लिए। ओके आशीष जी, आपकी दो ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला जो रहेगा वो टाटा अडानी पोर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1340 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 14 और 20 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो रहेगा वो शॉर्ट साइड में रहेगा इंडियन बैंक। यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है और एक रिवर्सल कल का जो कैंडल था उसके बाद आज फॉलो थ्रू वापस सेलिंग है। यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 845 का एसएल मेंटेन करें। नीचे में 805 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी अब आ गया है रेड में एक बार फिर से और 24,800 पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। एक एक कैंडल में रिवर्सल ज़बरदस्त आ रहे हैं। अब हमारे साथ बजट पर बात करने के लिए, मार्केट पर बात करने के लिए बंधन एएमसी के सीईओ इक्विटी मनीष गुनवानी मौजूद हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, कल तो हम पूरा दिन मार्केट का फोकस सिर्फ एसटीटी पर रहा, लेकिन ऑब्वियसली ओवरनाइट सबने बजट पढ़ा होगा, समझा होगा। आपके हिसाब से मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट कैसा रहा और अब क्या अप्रोच होगी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही न्यूट्रल बजट है। कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, कुछ खास नेगेटिव नहीं है। मार्केट के पर्सपेक्टिव से एसटीटी एक सेंटिमेंटल डिसअपॉइंटमेंट है। although 2-3 बिप से कितना ट्रेडिंग कम होएगा, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। पॉजिटिव मार्केट की तरफ से ये है कि बायबैक थोड़ा ईज हो गया है। तो थोड़ी लार्ज कंपनी जो जहाँ रिटेल शेयर होल्डिंग बहुत हाई है, उनके लिए इंसेंटिव हो जाता है बायबैक करने का। बट मेरे ख्याल से देखिए, इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट करने के बाद गवर्नमेंट के पास कुछ खास रूम था नहीं कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करने का। तो काइंड ऑफ नो इवेंट बजट है। नो इवेंट। अच्छा सर, मेरे ख्याल से जिस चीज़ का बाजार मनीष बाजार इंतज़ार या फिर शायद मेरे ख्याल से कयास लगाने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट एफपीआई से एफडीआईसी, ये जो दो रकम होती हैं, इसकी ज़रूरत है बाजार को, है ना। थोड़ी सी टिंकरिंग अगर आप देखें एलटीसीजी में होती, थोड़ा सा अगर आप देखें टैक्सेशन फ्रंट पे अगर रिलीफ मिलता, ट्रांजेक्शन कॉस्ट थोड़ी कम होती, तो बाजार को एक रिलीफ मिलता। क्योंकि हमने पिछले 1.5 साल से किसी भी प्रकार की ग्लोबल मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हम हमेशा कोलैप्स होने के मोड में रहे हैं। वो पार्ट मिसिंग है क्या इस बजट से, और क्या इसका खामियाजा अभी हमें शॉर्टर टर्म में लगभग 3 से 6 महीने में और भुगतना पड़ेगा क्या? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बड़ा आइडिया नहीं है ये बजट में। तो या तो फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर को बहुत एक्साइट कर दे। ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं नंबर्स पे। फिस्कल डेफिसिट आपको अगर कंट्रोल करना है तो कुछ खास स्पेस नहीं है स्टिमुलस करने के लिए। बट आई एग्री कि ऐसा कुछ फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी कुछ पॉजिटिव नहीं करा गया है। अल्दो आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए टैक्स पॉलिसी में। तो बहुत ज़्यादा टिंकरिंग भी अच्छी बात नहीं है शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, हम जब बोलते हैं कि लास्ट 15 महीने में रिटर्न नहीं बना है, बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 3, 5, 10 साल से हम लोग दूसरे मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे, और 1-1.5 साल का ये कैचअप है दूसरे मार्केट्स का। और आज एट द मार्जिन आप देखेंगे कि रिलेटिवली इंडिया का पोजीशन मेरे ख्याल से बेटर हो रहा है वैल्यूएशन से, करेंसी से। आप देख रहे हैं कि एआई के जो बेनिफिशियरीज थे, यूएस, कोरिया, ताइवान, अभी वो वहाँ थोड़ा फटीग आ रहा है। तो मेरे ख्याल से रिलेटिव पोजीशन इंडिया का काफी बेटर हुआ है 1 साल में। और आई थिंक वी आर क्लोज टू बॉटम मेरे ख्याल से वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स। ओके, अच्छा मनीष जी, ये एक जो थीम निकल कर आई डेटा सेंटर, एआई से रिलेटेड,
इसको कैसे प्ले कर रहे हैं आप? क्योंकि बहुत कम लिस्टेड स्टॉक्स हैं लेकिन इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा बन सकता है यहाँ पर। इसमें क्या अप्रोच रहेगी आपकी? देखिए, आपने सही कहा कि खाली स्मॉल कैप स्पेस में एक दो स्टॉक्स हैं जो ये स्पेस में हैं। एक दूसरा तरीका ये है जो थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका है कि आप जो कैपिटल गुड स्टॉक है जो जो इस डेटा सेंटर के एक्सपोजर है उनका, उनके प्रोडक्ट्स ये डेटा सेंटर में यूज होते हैं, बट ये भी कहना होगा कि वो प्योर प्ले नहीं है क्योंकि उनका सर्टेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू डेटा सेंटर में जाता है, बट ऑनेस्टली है नहीं कुछ ज़्यादा। अनलेस आप स्मॉल कैप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा एक दो प्योर प्ले स्टॉक्स मिलेंगे डेटा सेंटर पे, बट लार्ज कैप स्पेस में आप नहीं खेल सकते मेरे ख्याल से। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुविधा और दिक्कत बाजार कल फेस कर रहा था सर कि एसटीटी हाइक हो गया। वही अपना जो मैं अपना पहला प्रश्न पूछा था जिसके एक अंश में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हम हाईली टैक्स्ड एज वेल एज ह्यूज ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेंटेन करते हैं। अब एक हमारी इन्वेस्टमेंट थीम भी है जिसने पैसा बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम। इस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? एक स्टडी ये भी कहती है कि आप ठीक एसटीटी हाइक करिए बट वॉल्यूम्स पर उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि एक्सचेकर में वो कंट्रीब्यूट ही करेगा। करेक्ट। आपका टेक क्या है एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल, स्टिल दैट थीम कैपिटल मार्केट कंटिन्यू करेगी? पॉजिटिव ऑन द कैपिटल मार्केट थीम। हमको नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम में इससे फर्क पड़ेगा। और कैपिटल मार्केट में भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप प्लेज हैं, जैसे एएमसी ये वो सेविंग्स पे प्ले है रादर देन ट्रेडिंग, एंड ऑफ कोर्स जो ब्रोकर काइंड ऑफ स्टॉक्स है वो ट्रेडिंग पे प्ले हैं। बट इवन ट्रेडिंग पे मेरे ख्याल से एसटीटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा रिस्क ये है कि अगर काफी बड़े टाइम पीरियड में अगर स्टॉक्स में रिटर्न नहीं बना तो जैसे इन्वेस्टर में एक टायर्डनेस हो जाती है कि ये एसेट क्लास में खेलूं ही क्यों। वो टायर्डनेस अभी तो नहीं आएगी, बट समझो अगर बाय चांस 6 महीने 12 महीने और रिटर्न नहीं बना तो मेरे ख्याल से जब थोड़ा ये ट्रेडिंग वॉल्यूम पे डाउट हो सकता है। ओके, पीएसयू बैंक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका अब, मनीष जी, इस समय? देखिए, पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा किया है लास्ट एक साल में। मुझे लगता है कुछ खास आउट परफॉर्मेंस यहाँ से एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि काफी प्राइस टू बुक आप देखेंगे। यूजुअली क्या होता था कि प्राइस टू बुक बिलो 1 पे लेना है और प्राइस टू बुक 1 पे बेचने का ट्रेड होता है पीएसयू बैंक में। काफी पीएसयू बैंक्स अभी प्राइस टू बुक मोर देन 1 पे हैं, तो ऐसा कुछ बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं आ सकता है मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक में। बट ये भी है कि एसेट क्वालिटी इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ बड़ा इशू नहीं आएगा। हाउस होल्ड की जो बैलेंस शीट है वो काफी सुधर गई है पार्शियली गोल्ड की वजह से। तो ऐसा मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बट कुछ बड़ा रिटर्न बनना मुश्किल लगता है यहाँ से। बैंक्स में यहाँ से आपको बड़े रिटर्न्स की अपेक्षाएं नहीं है। और एक और थीम जो कि मेरे ख्याल से सितंबर के बाद से सबसे अच्छे स्विंग्स जनरेट करने में, रिटर्न्स देने में सक्षम रही है, दैट्स ऑटो। और ऑटो की भी काफ़ी डिवीजन है, दैट टू व्हीलर स्पेस, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। ऑटो पे आपका टेक क्या है? ताज़ा नंबर्स आए जनवरी के महीने के, स्टिल लुकिंग फाइन। अभी ऑटो में टेक और पर्टिकुलर कोई ब्रांच जिस पे आप कन्विक्शन ज़्यादा होल्ड करते हो? ठीक है, ऑटो पे भी मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा रिटर्न यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी चले हैं स्टॉक्स। और ऑटो ऐसा सेक्टर है जहाँ टेक्नोलॉजी चेंज बड़ा इशू है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्सेस आइस व्हीकल्स, किसको भी क्लैरिटी नहीं है 5-10 साल में कौन सी तरफ दुनिया जाएगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्रोथ होगा, बट क्या पेस पे होगा, ये कंपनीज को कितना केपेक्स करना पड़ेगा टू हैव द टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब बहुत अनसर्टेन है। तो वो अनसर्टेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में इनका जो पी मल्टीपल है, इनका जो मार्केट कैप है इंडियन ऑटो मेजर्स का, वो काफी स्ट्रेस्ड है मेरे ख्याल से। तो मुझे नहीं लगता है कि जो बड़े ऑटो ओईएम्स है उसमें कुछ खास रिटर्न बनेगा। थोड़े सिलेक्टिव ऑटो एंसिलरी हैं जो रिलेटिवली चीप हैं और जहाँ टेक्नोलॉजी का बड़ा इशू नहीं है, उनमें थोड़ा हमारा रिस्क रिवॉर्ड ठीक लगता है हमको। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल, लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देखे आपने?
अब ये स्टॉक्स अपने मीडियन वैल्यूएशन के काफ़ी नीचे हैं, क्या यहाँ पर थोड़ा पोर्टफोलियो में अब जगह बनाने की स्पेस है क्या? हाँ हाँ, इन ठीक ठाक लगते हैं क्योंकि देखिए है तो इनमें ग्रोथ ज्यादा नहीं है, बट नियर टर्म आई रुपी पे प्रेशर रह सकता है क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि फॉरेनर्स स्टॉक्स भेज रहे हैं और इंडियंस काफ़ी गोल्ड सिल्वर खरीद रहे हैं। तो अपना जो आप देख रहे हो कि फॉरेक्स रिजर्व्स पे थोड़ा स्ट्रेस तो है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में कि ये स्टेडी स्टॉक्स है, फ्री कैश फ्लो यील्ड अच्छा है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, बजट से जो बायबैक को इंसेंटिव मिला है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फायदा वो आईटी सर्विसेज कंपनीज को होगा। तो वो सब कॉन्टेक्स्ट में ठीक ठाक लगते हैं अभी मार्केट की तुलना में। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट से बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आए थे इन बिटवीन बजट, और तीसरी तिमाही में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट रही, मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा है, एसेट क्वालिटी में भी हल्का सुधार है। हमारे साथ कंपनी के बैंक के एमडी और सीईओ देवदत्त चांद जुड़े हैं। देवदत्त जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, लोन ग्रोथ आपकी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद सालाना आधार पर आपका एनआईआई फ्लैट रहा और साथ ही मार्जिन पर भी प्रेशर है, ऐसा क्यों और इसका ट्रेंड क्या रहेगा आगे? मैं सोचता हूँ कि जो एनआई जो है ये जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्टेड ट्रांजिशन का आउटकम है उसके लिए वो फ्लैट है, बट दैट नंबर काफी स्ट्रांग है। हमारा जो नेट प्रॉफिट ऑफ 5055 करोड़ है वो बिकॉज ऑफ जो कोर ऑपरेशन से है। उसी को देखकर हमारा जो निम का जो गाइडेंस है 2.85 to 3%, 9 मंथ्स निम 2.88 रहा है। ये सब नंबर्स को देखकर मुझे लगता है कि जो बैंक का कोर फंडामेंटल्स का थीम है, कंसिस्टेंट का थीम है, उसी का नतीजा में इस क्वार्टर का भी अच्छा नंबर्स है। आपके ग्रॉस एनपीएस में एक सब्सटेंशियल रिकवरी है, और इसमें रिकवरीज और अपग्रेड्स का कॉम्बिनेशन क्या, थोड़ा सा इसको समझाएंगे? किसने स्पॉन्सर किया इस रिकवरी को? और एक और बात है, Q4 के लिए आपका जो आउटलुक है स्लिपेजेस को लेकर, वो क्या है? दो चीज है, एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। आप जब जीएनपीए का बात किए और नेट एनपीए का बात किए, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर जो एसेट क्वालिटी का है। दो तीन नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है जस्ट जो ओवरऑल बुक को डिफाइन करने के लिए, एक हमारा जो SMA 1 और 2 का जो बुक है, जो कि क्रेडिट डेटा का मोर देन 5 करोड़ है, इस क्वार्टर 0.36 है, जो कि लास्ट क्वार्टर 0.39 है, वो इम्प्रूव हुआ है। सेकेंडली जो क्रेडिट कॉस्ट है इस क्वार्टर में 0.17 है, वन ऑफ द लोएस्ट है। हमारा जो एवरेज 8-9 क्वार्टर्स का क्रेडिट कॉस्ट 0.34 है। जो स्लिपेज रेशियो जो नॉर्मल गाइडेंस 1 to 1.25 देते हैं वो 0.86 है, बट उसका 7-8 क्वार्टर्स का एवरेज भी बिलो 1 है। आई थिंक कलेक्शन एफिशिएंसी 98.6% है। तो मुझे जो ओवरऑल एसेट पीस का जो सो कॉल्ड एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस बुक में होता है जो कि कम है। इन दैट वे जो आउटलुक Q4 का है, मुझे सोचना है कि वही सेम ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। रादर हमने हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट का ट्रैजेक्टरी देखते हुए हमने एक गाइडेंस को अपसाइज किया है, इन द सेंस कि इंप्रूव किया है कि जो क्रेडिट कॉस्ट हमारा 0.75 का नीचे रहना चाहिए, उसको 0.60 से नीचे रहने का हमने गाइडेंस चेंज किया है। दैट मीन्स हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंस है बुक में कि ये अच्छा बिहेव करेगा। ओके अच्छा, क्या ये MSME, अनसिक्योर्ड रिटेल और ओवरसीज बुक, इनमें से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको कुछ खास स्ट्रेस दिखा है क्या? नहीं, एजेंट टुडे कोई नहीं है, बिकॉज दो चीज नॉर्मली मार्केट बात करते हैं कि पर्सनल लोन में स्ट्रेस बढ़ सकता है और माइक्रो फाइनेंस में बढ़ सकता है, बट ये दोनों नंबर हमारा देखेंगे तो ये रादर लास्ट क्वार्टर से बेटर हुआ है। पर्सनल लोन का GNPA रिड्यूस हुआ है। हमारा पर्सनल लोन में हमारा ग्रोथ भी 12% है, जो कि नॉर्मलाइज ग्रोथ है, हमने कोई हायर ग्रोथ नहीं है। तो एजेंट टुडे जो बुक का जो सब कंपोनेंट्स ऑफ बुक है, जिसमें कि कोई भी सेक्टर में कोई स्ट्रेस का सिनेरियो नहीं है। देखिए जो फ्रेश स्लिपेज है 2700 करोड़ का फ्रेश स्लिपेज है, जो कि हमारा नॉर्मलाइज रन रेट का जो 2500 से 2700 का बीच में है, और ये आगे भी वो करेगा इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जो डिनोमिनेटर है, जो एसेट बुक है, ऑलमोस्ट 15% में ग्रो किया है, बट फ्रेश स्लिपेज जो लास्ट क्वार्टर का वो सेम स्लिपेज रहा है। तो हमारा जो नॉर्मल रन रेट भी वही रहता है कि 2500 से 2700 में रहे। तो एजेंट टुडे तो कोई सेक्टर ऐसा स्ट्रेस नहीं है, बट कोई ऐसा कोई सेक्टर जो गोइंग फॉरवर्ड कुछ एलिवेटेड स्ट्रेस दिखेगा तो बैंक पोर्टफोलियो
रेगुलरली रिव्यू करता रहता है, और ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगा तो बैंक उसमें रिव्यू कर लेगा उसमें। अच्छा, आपके एडवांसेस इस क्वार्टर में लगभग 15%, प्रिसाइसली 14.7% बढ़े हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस सेगमेंट ने एग्जैक्टली आपके एडवांसेस को ड्राइव किया, और आगे चलते हुए आपकी जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है और रिटेल लेंडिंग है उनको बैलेंस कैसे करेंगे आप? देखिए, दो चीज, लास्ट टाइम हमने जो Q2 के बाद बात किए थे, उस टाइम में बोले थे कि जो जीएसटी कट के बाद जो कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है वो क्लियरली रिटेल लोन में दिखाई दे रहा है। और नॉट ओनली रिटेल, उसका आई मीन जो एग्री और एमएसएमई में भी उसका इम्पैक्ट है, बिकॉज टिपिकली ये आई मीन मार्केट जिसमें कि वो डिमांड क्रिएट होता है, वो डिमांड क्रिएट किया है। आरबीआई का पॉलिसी रेट कट भी उसमें हेल्प किया है। तो हमारा जो रैम ग्रोथ है, जो रिटेल एग्री एंड एमएसएमई का ग्रोथ है, इस क्वार्टर में 17.5% है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। एट द सेम टाइम जो कॉर्पोरेट ग्रोथ बुक का थोड़ा Q2 में म्यूटेड था, वो 8.1% में आया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि Q4 में ये 10% पहुंचेगा। और रैम का ग्रोथ जो 17.5%, बिकॉज द डिमांड इस सेगमेंट में अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वो सिमिलर नंबर Q4 में आएगा। सो उसके लिए हमने जो ओवरऑल एडवांस का गाइडेंस है 11 to 13%, उसमें गाइडेंस चेंज किया है। हमने 11 to 13% विथ अपसाइड बोला है। दैट मीन्स जो इस क्वार्टर में जो नंबर 13 से ज्यादा दिखा है, Q4 में भी वो ज्यादा मिलेगा। इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा पॉइंट है वो भी बहुत रोबस्ट इकोनॉमी का बात करता है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये सिमिलर नंबर जो एडवांस ग्रोथ जो ऑलमोस्ट 15% इस क्वार्टर में है, Q4 में भी वही आई मीन वही नंबर आ सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त जी, और अपने नंबर्स डिटेल करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको। एक और बोर्ड रूम है आज। IDFC फर्स्ट बैंक 48% प्रॉफिट में ग्रोथ, 12% NII में ग्रोथ, ग्रॉस NPAs भी कम हुआ है। हमारे साथ IDFC फर्स्ट बैंक के CFO सुधांशु जैन मौजूद हैं। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। तो नंबर्स अच्छे रहे आपके, क्या ये सस्टेन करेंगे? आपने सही कहा, नंबर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी फ्रंट्स पे नंबर्स अच्छे आए हैं। अगर मैं बात करूँ, ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। अगर एडवांसेस ग्रोथ देखें तो 21% ग्रोथ हुआ है YOY। डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है एट 24-25%। सो जिसके कारण इनकम लेवल्स भी बढ़े हैं। अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो हमारी टोटल इनकम कुछ 13% बढ़ी है YOY, जो पिछले क्वार्टर सिर्फ 7% थी। तो आप देख सकते हैं कि इनकम में इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ये और नॉर्मलाइज होगा अगर हम Q4 में जाएंगे। उसी तरह OPEX हम कंट्रोल कर पाए हैं, प्रोविजंस सीक्वेंशियली रिड्यूस हुए। इन सब का रिफ्लेक्शन आ रहा है प्रॉफिट इंक्रीज में। इसी कारण प्रॉफिट कुछ 48% बढ़े हैं YOY बेसिस पे। आपने सेविंग्स रेट इस बार बढ़ाई है। आई मीन ये गौरतलब है कि आपका बैंक सेविंग्स पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफर करने वाले बैंकों में शामिल रहा है। इसका NIMs पे आगे जाके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, और कासा एग्जैक्टली इससे आपका कितना हर्ट होगा? हाँ, कासा है इनफैक्ट हमारा इस क्वार्टर में 51.6 बढ़ गया है। ये नंबर काफ़ी अच्छा है, बट हम फिर भी कह रहे हैं कि 45 to 60 रहेंगे तो भी वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। ये जो हमने रिडक्शन किया है SAR रेट में, इसके कारण सेविंग्स अकाउंट रेट कुछ 15 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे। ये कॉस्ट ऑफ फंड में इसका ट्रांसलेशन कुछ 6 से 7 बेसिस पॉइंट होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कॉस्ट ऑफ फंड की बात हो रही है, तो जब मर्जर था के टाइम पे हमारा कॉस्ट ऑफ फंड 7.8% था, 7.8, और हम तब ये रेट ऑलमोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तरह था। उस टाइम पे मिड साइज बैंक्स देखेंगे तो उनकी कॉस्ट 6.3% थी, यानी हम 150 बेसिस पॉइंट्स हायर थे। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड अब 6.1 आ गई है, और मिड सेक्टर बैंक्स भी वहीं पे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी रिडक्शन किया है, और ये सेविंग रेट जो हमने रिड्यूस किया, इससे अनुमान है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक 6% के नीचे चले जाएंगे Q4 में। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि पैसा डिपॉजिट से मूव हो रहा है और इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। आप कैसे डील कर रहे हैं इसे? डेफिनेटली डिपॉजिट ग्रोथ सिस्टम में थोड़ी म्यूटेड रही है, अब लास्ट 1-1.5 साल देखेंगे, बट एट द सेम टाइम ये इम्प्रूव हो रही है। इनफैक्ट हम इस साल अभी सिस्टम डिपॉजिट ग्रोथ करीबन 11-11.5% है। हमारा अनुमान है कि ये इम्प्रूव होकर 12.5-13% हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है।
तो डिपॉजिट ग्रोथ पेस कर जाएगी लोन ग्रोथ के साथ। सो एंड लिक्विडिटी भी मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आरबीआई ने भी कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल इन्वायरमेंट यहाँ से बेटर होना चाहिए। चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात होगी IDFC फर्स्ट बैंक की। अब एक और स्टॉक दिखाते हैं आपको, इंटेलेक्ट डिज़ाइन। यहाँ पर काफ़ी गिरावट है, 2 दिनों से इसमें गिरावट चल रही है, क्यों? आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और दरअसल आप देखें तो नंबर्स के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल भी ये स्टॉक लुढ़का था, 785 रुपये का लो बनाया। आज भी 6 से 7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब नंबर्स आप देखें तो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। जो रेवेन्यू का आंकड़ा 758 करोड़ सीक्वेंशियली था, वो घटकर 731 हो गया। एबिटा 153 से घटकर तकरीबन 101, मार्जिन जो 20% के थे अब वो घटकर तकरीबन राउंड फिगर 14% के देखने को मिले। और मुनाफे के आंकड़े में भी गिरावट है, 102 करोड़ से घटकर 28 करोड़, जो कि नंबर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। चाहे आप पिछले साल के कंपेयर देखें, सीक्वेंशियल देखें, नंबर्स बड़े डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हायर इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस तिमाही के दौरान इनकर किया, लेकिन दिक्कत की बात ये बता रहे हैं कि ये जो आगे भी ट्रेंड है बरकरार देखने को मिलेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लगातार बढ़ते जाएंगे। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनके अन्य एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। जो इनके ओवरसीज़ एक्सपेंशन है, हायरिंग है, जो कि ऑलमोस्ट इनके कॉस्ट का करीब करीब 20% हिस्सा होता है, वो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इसी के चलते देखें तो कमज़ोर अर्निंग, नतीजे अनुमान से बेहद कमज़ोर, 2 दिनों में लगातार गिरावट इस स्टॉक में नजर आई। ओके, शुक्रिया आप आशीष। तो ये इस समय एक स्टॉक अंडर प्रेशर। मीनवाइल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। एक स्टॉक लेकर आइए IEX का, लगातार गिर रहा है ये स्टॉक। आई थिंक इसका फ्रेश रीसेंट स्विंग लो होगा। सौमिल, एक बार IEX का चार्ट देखेंगे, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? IEX में ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। I'll give you the levels. लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बहुत समय से बन रहा है। 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके लास्ट मंथ ही फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुई है। अब जो रेजिस्टेंस है इस समय दैट वुड बी 127 जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है, और 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज सेम एरिया में ही है 135 के आसपास। सो वो एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक नीचे में एटलीस्ट 115 112 तक जा सकता है, तो व्यू नेगेटिव रहेगा। ओके, IEX आपकी स्क्रीन पे 120 पैकेट ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा रिकवरी पाथ जो हमारा फेल हुआ उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? एक बार फिर से डिफेंस कोलैप्स होता हुआ, भारत डायनेमिक्स, हुडको, ऑल इंडिया, IEX, मैक्स हेल्थ केयर कोलैप्स हुआ है। सो मैं एक स्टॉक पे आपका व्यू और चाहूँगा, दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। सिंक होता हुआ ये पूरी की पूरी हॉस्पिटल थीम सिंक हुई है। मैक्स पे आपका टेक इस वक्त? मैक्स में वेरी सिमिलर टू IEX, एक कंसोलिडेशन था 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही 2 महीने पहले, और वो पूरा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रेक ऑन द अपसाइड बाय द वे, क्योंकि फोर्टिस और दूसरे सब स्टॉक देखे तो वो ऊपर की तरफ टूटे थे, लेकिन ये स्टॉक ने नीचे की तरफ ये कंसोलिडेशन तोड़ा था। सो द ट्रेंड इज डाउन, डेफिनेटली ट्रेंड इज डाउन। और नीचे में जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हैं वो 890, और अगर वहां सस्टेन नहीं करता है तो 830 तक जा सकता है। सो व्यू इज नेगेटिव, दूर रहे ये स्टॉक से इस समय। चलिए एक काम करते हैं, सौमिल, अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस शो को यहीं समेट रहे हैं, और इसके बाद शेयर के साथ देखिए आप ट्रेडर्स हॉटलाइन।